तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने सर्वांगसम चापों और सर्वांगसम जीवाओं से संबंधित जो प्रमेय देखा था, उस प्रमेय पर आधारित चापों के गुणधर्म और केंद्रीय कोण के माप के ऊपर जो भी गुणधर्म है, जैसे केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है और वृत्त के सभी चापों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण देखा था अर्धवृत्त का, और इन सभी गुणधर्मों के बाद अब हम प्रसंग्रह 3.3 देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त पर जी, डी, ई, एफ ये बिंदु हैं, वृत्त पर स्थित हैं। कोण ईसीएफ, ये जो कोण ईसीएफ है, इस कोण का माप 70 अंश दिया हुआ है और चाप DGF का माप दिया है 200 अंश। हमें चाप D और DEF का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं, जैसे कोण ECF बराबर 70 अंश, ये कथन हमारा एक, ये दत्त हो गया। उसके बाद हमें दिया है चाप मेजर चाप DGF बराबर 200 अंश दिया है, ये कथन नंबर 2, ये भी हमें दत्त में दिया है। अब सी केंद्र वाले वृत्त में ECF 70 अंश दिया है। कोण ECF जो है वो केंद्रीय कोण है, क्योंकि कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेजर चाप EF बराबर केंद्रीय कोण का माप ECF, ये हो जाएगा। ये हमें क्यों दिया है, लघु चाप की परिभाषा से लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो ECF का मान हमें दत्त में दिया था, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कथन 1 से। कथन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, मेजर चाप EF बराबर कितना आ गया, ये मेजर चाप का माप EF का माप कितना हो जाएगा, 70 अंश। ये कथन नंबर 3 होगा। अब अगर हम देखते हैं EF हमें 70 अंश मिल गया है और DGF दत्त में दिया गया है, तो वृत्त के सभी चापों के मापों का योगफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर चाप DGF प्लस मेजर चाप EF प्लस मेजर चाप DE बराबर होगा 360 अंश। यहाँ पर वृत्त के सभी चापों का योगफल, सभी चापों का योग, ये हमने कारण लिख दिया। अब कथन 2 और 3 में मान लिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे मेजर चाप DGF कितना है, 200 और EF का माप है 70 अंश, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर चाप DE बराबर 360, और ये किसके कारण आया, कथन 2 और 3 से, कथन 2, 3 से ये हमें मिल गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है 270 अंश प्लस मेजर चाप DE बराबर 360 अंश हो गया। अब मेजर चाप DE बराबर हो जाएगा 360 माइनस 270, ये घटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मेजर चाप DE बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 इधर पे 9,
ये 90 अंश हो गया। मेजर चाप डी कितना आ गया? 90 अंश। ये कथन नंबर 4, ये हमें 4 मिल गया। अब डी हमने ज्ञात कर लिया, अभी हमें डी एफ ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर चाप डी एफ ई, डी एफ ई। तो मेजर चाप डी एफ ई अगर हम उसको ज्ञात करते हैं तो हमें पूरा का पूरा डी ई एफ ई है कि डी ई एफ है? डी ई एफ है, डी ई एफ। मेजर चाप डी ई एफ का मान ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मेजर चाप डी ई एफ बराबर, दो चापों से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा मेजर चाप डी ई प्लस मेजर चाप ई एफ, ये हो जाएगा चापों के मापों का योग। यहाँ पर डी ई एफ का माप हो जाएगा मेजर चाप डी प्लस मेजर चाप ई एफ, चापों के मापों का योग। अब इसको हम देखते हैं, ये जो मान हमें दिया गया है उन सभी मान को हम लिखते हैं। यहाँ पर मेजर चाप डी ई एफ बराबर, डी का मान कितना है? 90 अंश, और ई एफ का मान, मेजर चाप ई एफ का मान है 70 अंश। ये जहां से आया, ये 90 अंश आया कथन 4 से, कथन 4, और 70 अंश आया है कथन 3 से, 4 और कथन 3 से। यहाँ आ जाएगा मेजर चाप डी ई एफ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये 160 अंश। कितना हो जाएगा? 160 अंश हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, जैसे दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ से देखते हैं, उस आधार पर ये जो बड़ा वाला चाप है मेजर चाप डी एफ, ये दो चापों से बना हुआ है। चाप डी का मान जो है वह 90 अंश है और चाप डी एफ का मान 70 अंश है। इस तरीके से हमने मेजर चाप डी ई एफ को ज्ञात किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज क्यू आर एस, ये त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए चाप क्यू आर, चाप आर एस, चाप क्यू एस ये एक दूसरे के सर्वांशम है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है दत्त में वो लिखते हैं। दिए गए वृत्त में त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा? क्यू आर मतलब भुजा जो है उसकी भुजा क्यू आर सर्वांशम है भुजा, इसको हम रेट भी लिख सकते हैं। भुजा आर एस सर्वांशम है भुजा क्यू एस। यहाँ पर हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम रेट लिख सकते हैं। तो रेट क्यू आर सर्वांशम रेट आर एस, या जीवा भी बोल सकते हैं रेट क्यू एस। अब ये जीवाएं सर्वांशम जीवाओं के चाप सर्वांशम होते हैं। यहाँ पर हम ये मूर्धन लिख देंगे क्योंकि सर्वांशम जीवाओं के चाप सर्वांशम होते हैं।
इसलिए ये हो जाएगा मेजर चाप क्यू आर बराबर मेजर चाप आर एस बराबर मेजर चाप क्यू एस। इस तरीके से ये सभी चाप एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये और ये दोनों चाप बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा मेजर चाप क्यू आर, या तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट चाप क्यू आर सर्वांशम है चाप आर एस के, और ये सर्वांशम हो जाएगा चाप क्यू एस के। तो हमें पहला जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध किया। अभी दूसरे में हमें चाप क्यू आर एस का माप ज्ञात करना है जो 240 अंश दिया है। तो सबसे पहले हमें चाप क्यू आर एस का माप ज्ञात करने के लिए मानते हैं जो हमें ये कथन दिया है, ये कथन हमारा हो जाएगा एक, यहाँ पर ये दूसरा माना मेजर चाप क्यू आर बराबर मेजर चाप आर एस बराबर मेजर चाप क्यू एस बराबर कितना है एक्स अंश। ये हमने मान लिया ये एक्स अंश है। अब हमें पता है वृत्त के सभी चापों के मापों का योग कितना होता है 360 अंश, इसलिए हम लिखेंगे मेजर चाप क्यू आर प्लस मेजर चाप आर एस प्लस मेजर चाप क्यू एस बराबर हो जाएगा 360 अंश। यहाँ पे वृत्त के सभी चापों का योग 360 अंश होता है। अब कथन इसे हम 2 दे देते हैं कैसे, तो कथन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, हमने माना था कि इन सब का मान x अंश है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x अंश बराबर 360 अंश, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 3x बराबर 360 अंश, इसलिए x अंश बराबर 360 बटे 3, ये हो गया। इसलिए x बराबर हो जाएगा 120 अंश। ये हो गया हमारा कथन नंबर 3। कथन 3 में x का मान 120 अंश आया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कथन 2 और 3 से 2 तथा कथन 3 से हमें क्या मिल गया, मेजर चाप क्यू आर बराबर मेजर चाप आर एस बराबर है मेजर चाप क्यू एस, और इन सब का मान आया है x बराबर 120 अंश। ये दे देते हैं कथन नंबर 4। अब हमें पूछा है कि चाप क्यू आर एस कितना है, तो क्यू आर एस का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि मेजर चाप क्यू आर एस यह 2 चापों के योग से बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेजर चाप क्यू आर प्लस मेजर चाप आर एस, ये हो गया। यहाँ पर कथन 4 से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मान, इसलिए मेजर चाप क्यू आर एस बराबर 120 अंश प्लस 120 अंश बराबर 240 अंश।
इस तरीके से हमने दूसरे प्रश्न में QRS का मान ज्ञात किया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में जीवा AB सर्वांशम है जीवा CD के। ये जीवा AB है, सर्वांशम है जीवा CD के। तो हमें सिद्ध करना है चाप AC सर्वांशम है चाप BD के। ये हमें सिद्ध करना। तो दत्त हम लिख लेते हैं। दिए गए वृत्त में जीवा AB सर्वांशम है जीवा CD के। हमें सिद्ध करना है चाप AC सर्वांशम है चाप BD के। तो सबसे पहले जो दत्त होता है, दत्त से हम शुरुआत करते हैं। तो दत्त में क्या दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं दिए गए वृत्त में जीवा AB सर्वांशम है जीवा CD की। ये दिया है, ये दत्त है। तो सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप सर्वांशम होते हैं। यहाँ पर हम ये कारण लिखेंगे, क्योंकि सर्वांशम जीवाओं के चाप सर्वांशम होते हैं। इसलिए यहां पर हो जाएगा मेजर चाप। अभी जीवा AB के संगत उसका चाप कौन सा हो जाएगा, ACB। मेजर चाप ACB सर्वांशम मेजर चाप जीवा CD के लिए CBD। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। अब हम देखते हैं चाप ACB किन किन चापों से बना हुआ है। तो मेजर चाप ACB जो है वह मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप BC। यहां पर कथन नंबर 2, यहां पर चापों का योग गुणधर्म, ये हम लिख देंगे चापों का योग गुणधर्म। अब दूसरा चाप CBD, मेजर चाप CBD बराबर किसके है, मेजर चाप BC प्लस मेजर चाप BD किसके बराबर है, इन दोनों के मापों के योगफल के बराबर है। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे चापों के मापों का योग गुणधर्म। यहाँ पर लिखेंगे चापों के मापों का योग गुणधर्म जो है वो लिख दीजिए हमने, चापों के मापों का योग गुणधर्म। अब ये हो गया हमारा कथन नंबर 3। कथन 1, 2, 3 को अगर ध्यान से देखते हैं तो कथन 1, 2, 3 में सबसे पहले ये दोनों चाप एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये और इसके जो बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, कथन 1, 2, 3 से कथन 1, कथन 2 तथा कथन 3 से हमें क्या मिल जाएगा, ये जैसे इनका बायां पद समान है क्योंकि इधर बराबर है, इसलिए दायां पद समान हो जाएगा। इसलिए मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप BC बराबर किसके हो जाएगा, मेजर चाप BC प्लस मेजर चाप BD। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब दोनों में देखते हैं BC यहाँ पर और BC यहाँ पर है, ये दोनों या घटा दें या कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, मेजर चाप AC सर्वांशम है या बराबर है मेजर चाप BD की, ये हमें मिल गया। अब अगर ये दोनों चाप बराबर हैं तो इसका
AC सर्वांगसम है चाप BD की। चाप AC सर्वांगसम है चाप BD की। इस तरीके से हमने प्रश्न संग्रह 3.3 के जो 3 प्रश्न दिए गए थे उन तीनों प्रश्नों को हल किया।